हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सबकी जो डिमांड थी उसके बिहाफ पे हमने क्लास स्पीकिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी। तो आज से इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जो कि आपकी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। और इस क्लास में वो सभी बच्चे भी शामिल होंगे जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने संस्कृत से भी अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है तो भी हमारा ये दावा है कि आप इंग्लिश बेहतर इंग्लिश सीख सकेंगे, जिससे कि आप लोगों के बीच में जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो आपको वहां पर इंसल्ट फील ना हो, यानी कि आपको किसी भी मायने में नीचा देखना ना पड़े। तो कम्युनिकेशन का आज के टाइम में देखा जाए तो जो डिमांड है वो एक तो कंप्यूटर सेक्टर और दूसरा यानी कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ इंग्लिश पे ग्रिप आपकी होना मस्ट है। क्योंकि ये आज के समय में देखा जाए तो आने वाला टाइम जो कि और ज्यादा टफ होने वाला है, तो इस सब्जेक्ट को आप बेहतर ढंग से तैयार कर लें, जिससे आपका कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होगा वो बेहतर हो जाने से आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएंगे। तो आज जो कि हम थंबनेल में आपको देखने को मिल जाएगा कि बिल्कुल जीरो से जो कि हमने लिख रखा है, तो जीरो मतलब जीरो से आपको हम सिखाना स्टार्ट करेंगे और आप बेहतर इंग्लिश बोल सकेंगे, ये हमारा दावा रहेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी इतनी रहेगी कि हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करेंगे, यानी आपको स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को वॉच करना है और रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करनी है। और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल पर जोड़ें, जिससे कि एक पॉजिटिविटी यानी एक अच्छा माहौल बन सके। तो इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट ऐसे ही लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि बताया गया है कि अगर देखा जाए तो भारत में एक जो परंपरा है, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जैसा कि हिंदी में देखा जाए तो लोग कन्वर्सेशन जब स्टार्ट करते हैं, यानी जब मुलाकात होती है तो हम नमस्कार नमस्ते करते हैं। जैसे कि मुस्लिम भाइयों में क्या किया जाता है, अस्सलाम वालेकुम। और जो हमारे पंजाबी यानी सिख समुदाय की अगर बात करें तो सिख भाई क्या करते हैं कि वो सत श्री अकाल क्या यूज करते हैं, जब मुलाकात होती है तो सत श्री अकाल यूज करते हैं। ठीक है, यानी जो अभिवादन होता है तो कहीं नमस्ते किया गया, कहीं नमस्कार किया गया, कहीं अस्सलाम वालेकुम और कहीं सत श्री अकाल। तो ध्यान दीजिए कि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। और हिंदी में जैसे आप सुबह मिले तो वही वर्ड यूज करना है, दोपहर में मिले तो वही वर्ड यूज करना है, और शाम को अगर मिलते हैं तो भी हम वही वर्ड यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा-सा प्रोसेस चेंज होता है। यानी इंग्लिश में अगर आप सुबह किसी से मिल रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप अभिवादन करेंगे, उसका जो वर्ड होगा, जो वो वर्ड यूज़ किए जाएँगे, वो अलग होंगे। दोपहर में अगर मुलाकात हो रही है, वो वर्ड अलग होंगे, और जो शाम में आप मुलाकात कर रहे हैं, तो वो वर्ड आपके चेंज हो जाएँगे। यानी सुबह, दोपहर, शाम के जो अभिवादन के इंग्लिश में जो वर्ड्स होंगे, वो बदलते रहेंगे। तो इसलिए हम इसको यानी आज की जो क्लास होगी उसको अभिवादन यानी जो हमारी हाय हेलो की जो क्लास है, मतलब कि जो मुलाकात हम करते हैं, तो आज अभिवादन क्लास जो हमारी होगी उसमें हम सीखेंगे कि अगर हम सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक किसी से मुलाकात करते हैं तो क्या बोलना है हमें। तो दोस्तों आज की क्लास जो अभिवादन क्लास होगी, यानी आज का जो डे होगा यानी डे वन, यानी आपका जो पहला दिन है, उसमें हम सीखेंगे कि जब मुलाकात लोगों से हो तो हम उनके साथ जो वर्ड्स यूज करेंगे वो क्या होंगे। तो आज की क्लास में जैसा कि बताया गया कि उषा काल यानी जब सुबह हो, तो सुबह से दोपहर तक का जो समय होगा, अगर इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में यानी इस दौरान अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं तो वहां पर हम किन शब्दों का यूज करेंगे। तो आप भी हमारे साथ रिपीट करते रहेंगे वर्ड, यानी बार बार आप इन चीजों को बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। और आज की क्लास को आप 10 बार कम से कम वीडियो को वॉच करके प्रैक्टिस करके कल के लिए फिर से कंप्लीट करके ये आपका होमवर्क जो रहेगा, तब मुलाकात करेंगे। जैसा कि दिया है नमस्ते दादाजी, तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, नमस्ते दादाजी। लेकिन अभी इसी वर्ड को अगर इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा।
यानी ग्रैंडफादर को हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में। अब चीजों को क्या किया जाता है आज के टाइम में, जैसे देखा जाए तो जो चलन है वो चलन किन चीजों का है, वो है चीजों को शॉर्ट में बोलने का। ठीक है, तो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो प्रिपरेशन करते चलेंगे जिससे कि हमारी परफेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। तो नमस्ते दादाजी क्या बोला जाएगा, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रैंडफादर ना यूज करके अगर ग्रैंडपा यूज करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया कि जो ट्रेंड है, जो यानी आज के समय में जो डिमांड है वो चीजों को शॉर्ट में करने की है। जैसे दिया है नमस्ते पिताजी, आप सुबह उठे और आपने भाई जो हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं तो उनसे हमारी जो सुबह की जो अभिवादन जो होता है हमारा, तो उसमें हमने क्या यूज किया, नमस्ते पिताजी। यानी इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग डैड। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डैड। चलिए इसको आप रिपीट करेंगे, गुड मॉर्निंग डैड। तो हम डैडी भी यूज कर सकते हैं और डैड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग डैड या गुड मॉर्निंग डैडी। चलिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जैसे कि शॉर्ट में हम डैड भी कह सकते हैं और इसको आप चाहें तो डैडी भी यूज कर सकते हैं। यानी ये वर्ड यूज किया गया किसके लिए, पिताजी के लिए। नमस्ते पिताजी, यानी क्या कहना है आपको, साथ में आप बोलते चलें, गुड मॉर्निंग डैड। ठीक है, जैसा कि दादाजी के लिए क्या यूज किया गया, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे आप कहीं ऑफिस में, आप कहीं वर्किंग प्लेस पर आप वर्क कर रहे हैं तो ऑफिशियली भी हमको वहां पर बिहेव करना है। यानी ऑफिस में कैसे हम अपना हाय हेलो यानी नमस्कार करेंगे, उसके लिए क्या यूज करना है, नमस्ते सर, जो कि हिंदी में हम बोलते हैं, तो इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो यूज किए गए वो कब तक के लिए थे, यानी सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। अब अगर आप दोपहर 12 बजे के बाद, यानी अगर हम दोपहर 12 के बाद अगर मुलाकात कर रहे हैं तो हम शाम यानी दिया दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। अब हमारा जो अभिवादन का जो प्रोसीजर होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी अब जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो हम मॉर्निंग वाले यूज नहीं करेंगे, यानी सुबह वाले वर्ड्स अब ना यूज करके अब हम दूसरे वर्ड यूज करेंगे। तो आप कौन से वर्ड यूज करेंगे, जैसे दोपहर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आफ्टरनून। क्या यूज करते हैं, आफ्टरनून। और सुबह के लिए क्या यूज किया जाता है, मॉर्निंग। तो ध्यान दें, जो भी हमारे बिगनर स्टूडेंट हैं जिनको टूटी फूटी भी इंग्लिश नहीं आती है, वो लोग भी इंग्लिश बोलना सीखेंगे और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप हमारे साथ रिवीजन करते रहें और जो चीज ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार आप प्ले करके देख सकते हैं और इन चीजों को आप बार बार देखने के साथ साथ खुद भी आप इसको रिपीट करते रहेंगे। क्योंकि देखिए होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने जैसे पीजी कर रखा है, मतलब एमए कर रखा है और इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने कर रखा है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, बिल्कुल आती है, बट नॉलेज है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, यानी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, वो इंग्लिश में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, यानी इसका कारण क्या है, कारण है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो हमको सबसे पहली चीज यानी जो फोकस करना है वो है हमारी प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम करते चलेंगे। यानी अब आपने ये वर्ड सीख लिए, यानी जो मॉर्निंग का प्रोसेस था, जो सुबह का जो आपका अभिवादन का जो यानी प्रोसीजर है वो आपने सीख लिया कि इसमें हमको कौन से शब्दों का सिलेक्शन करना है, यानी कौन से वर्ड सुबह के लिए यूज करने हैं। तो मॉर्निंग का मतलब क्या है, सुबह के लिए यूज किया गया है, प्रातः के लिए हो गए तो ये 12 बजे तक ही मॉर्निंग का प्रोसीजर रहेगा। अब आइए, जैसा कि दोपहर के लिए बताया गया, क्या यूज करते हैं, दोपहर के लिए हम आफ्टरनून यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आफ्टरनून। तो वर्ड पहला दिया नमस्ते दादाजी, यहाँ पर क्या था, नमस्ते दादाजी यानी
12 बजे तक, तो हमने यूज किया गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, हिंदी में वर्ड वही है, लेकिन अब समय का हमको विशेष ध्यान रखना है। क्या करना है? समय का हमको विशेष ध्यान रखना है कि नमस्ते दादाजी आप कह रहे हैं तो कब कह रहे हैं? दोपहर 12 से अगर शाम 5 बजे के बीच में, तो हमको क्या यूज करना है? गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा। क्या यूज करेंगे अब जो वर्ड हम सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा? आफ्टरनून। अगर सुबह की बात की गई थी तो वहां पर मॉर्निंग यूज किया गया। अब इतना सा ही ध्यान रखना है, मॉर्निंग का यानी सुबह का 12 के पहले मॉर्निंग और 12 से 5 के बीच का आफ्टरनून। ठीक है, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। नमस्ते दादाजी यानी गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा। फिर दिया नमस्ते माताजी यानी गुड आफ्टरनून मॉम। तो हम मॉम, मम्मी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको लगता है कंफर्टेबल वो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये मॉर्निंग के लिए हो गया, ये आफ्टरनून के लिए हो गया यानी दोपहर के बाद। नमस्ते बेटी, क्या दिया है? नमस्ते बेटी। तो गुड आफ्टरनून डियर, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डियर यूज कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो आप यूज कर सकते हैं। अब आइए, तो अभी तक जो आपने सीखा वो आपने क्या सीखा? सुबह यानी से स्टार्ट हुआ जो समय और 12 बजे तक चला, और 12 बजे के बाद के वर्ड्स चेंज हुए, तो उन शब्दों के लिए आपने आफ्टरनून यूज किया। तो शाम 5 बजे के बाद वाले जो वर्ड होंगे, अब उनके लिए हम क्या देखेंगे? शाम 5 बजे के बाद जो वर्ड यूज करेंगे। जैसे दिया नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाचा जी, तो क्या यूज किया गया? अब शाम के लिए जैसे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, यानी शाम या साय के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? इवनिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इवनिंग। इवनिंग का मतलब संध्या का समय हो गया, तो हमने क्या यूज किया गया? गुड इवनिंग अंकल। नमस्ते चाची जी, तो चाची के लिए हम आंट या आंटी यूज कर सकते हैं। गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग आंट, यानी जो आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। फिर दिया है नमस्ते बेटे, तो हमने क्या बताया आपको कि अगर आपसे कोई छोटा है तो वो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डियर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी गुड इवनिंग डियर, इट मे बी बॉय और गर्ल। ठीक है, यानी इसका कोई अंतर नहीं माना जाएगा। तो अब आपने सीखा कि शाम 5 बजे के बाद जो वर्ड होंगे उनके लिए हमने क्या लगाया, यानी पहला था मॉर्निंग, फिर हुआ आफ्टरनून, अब क्या हुआ? इवनिंग हो गया। तो हिंदी के तरह से इसमें शब्दों को यानी एक ही शब्द को सुबह शाम दोपहर तक यूज नहीं करना है, इसमें शब्द आपके बदलते हैं। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम 100% सीख जाएंगे। अब अगर आप कहीं जैसे किसी से मुलाकात हुई, रात के दौरान हुई, अब आप अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं, तो अब हमको क्या करना है? रात के समय विदाई के लिए जो वर्ड यूज किए गए, ये नाइट के लिए हो गए। तो रात की इंग्लिश क्या होती है? जैसा कि बताया गया, शाम या साय के लिए इवनिंग यूज करते हैं। तो रात के लिए आपने क्या यूज किया? नाइट यूज किया। तो क्या यूज किया गया? शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, तो ये वर्ड जो आप यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे? रात के लिए। ठीक है, और डार्लिंग सब जगह यूज मत कर दीजिएगा वरना कहीं बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। ठीक है, शुभ रात्रि का यूज कहां पर किया गया? यानी रात को विदाई के समय, यानी ये 5 बजे के बाद है, और अगर हम किसी से मुलाकात करके घर को प्रस्थान कर रहे हैं, यानी या आप रात में किसी से अगर मिल रहे हैं, बिस्तर पर आप जा रहे हैं, तो हम यूज कर सकते हैं गुड नाइट। ठीक है, तो इन शब्दों का जो यूज किया जाएगा वो आप समझ सकते हैं कि कब किया गया? रात के दौरान। ठीक है, स्वीट ड्रीम्स यानी आपकी रात शुभ हो, शुभ रात्रि, उसके लिए आपने क्या यूज किया? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
और डार्लिंग शब्द का आप चयन बहुत सोच समझ करके करें। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। दिन में किसी समय, अब अगर बताया गया कि दिन में किसी भी समय यानी अगर हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो वहां पर हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, जैसे अच्छा सर चलते हैं। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, कोई आपके कलीग हो गए, आपके बॉस हो गए, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, जब हम वहां पर मिल करके, जब मुलाकात करके, जब आप प्रस्थान करें तो वहां पर यानी चलते समय जो हमको बोलना है तो क्या कहना है, गुड डे टू यू, गुड डे टू यू सर, गुड डे सर। तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और जब आप मुलाकात करें किसी से समय, तो भेंट के समय जब आपकी मुलाकात हो, ठीक है, ये चलते समय है और ये भेंट के समय यानी मुलाकात होने पर। तो जब आप किसी से मिले तो एक हमारी मतलब मिलने का जो एक प्रोसेस होता है, तो जब किसी से हमारी मुलाकात होती है तो हम उसका बहुत ही मतलब देखा जाए तो वार्म वेलकम करते हैं। वार्म वेलकम का मतलब है गर्मजोशी भरा उसका स्वागत करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे मुलाकात हुई तो बड़ा ठंडा रिस्पांस दिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे मिलते हैं तो बहुत ही मतलब अगर हैंड हैंड भी मिलाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, तो वो बहुत गर्मजोशी के साथ एकदम एनर्जेटिक होकर के, ठीक है। और जैसे आप मुलाकात कर रहे हैं तो आलिंगन भी करते हैं, तो एकदम लगे कि हाँ जोश से कि आपका जो मित्र है जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा लगा कि हाँ आपको भी मिल करके बड़ी खुशी हुई, है ना। तो हम उनको क्या जताते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो अगला जो बंदा है मतलब जो अगला व्यक्ति है उसको भी अच्छा लगा कि हाँ भाई यार हमारी मुलाकात हुई और हमारे मित्र को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो क्या यूज किया गया, प्लीज्ड टू मीट यू। यहाँ पर क्या यूज किया गया, प्लीज्ड टू मीट यू। मीट का मतलब क्या है, मिलना होता है। मीट का मतलब क्या हुआ, मिलना हुआ। अब हमने बताया ना आपसे कि जीरो लेवल से बताएंगे तो जीरो लेवल से आपको चीजें सिखाई जाएंगी। मीट का मतलब क्या है, मिलना हो गया। किसी भी समय, अब मुलाकात क्या हुई, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है, ठीक है ना। किसी भी समय अगर आपकी मुलाकात होती किससे, अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है। मतलब जब आप अपने मित्रों या बराबरी के लोगों में हम बातचीत करें तो वहां पर हम जैसे गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग ये सब ना यूज करके ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी जिनमें हम प्रोफेशनली बात ना करके मतलब जैसे आप अभी अपने बराबर से बराबर के लोगों में या फिर अपने दोस्तों में अगर बात करते हैं तो वहां पर फॉर्मल टॉक नहीं होती है, मतलब इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, जैसे हाय सिमी। अब जरूरी नहीं कि वो सिमी ही है, आपका मित्र जो भी रमेश सुरेश महेश कोई भी हो सकता है, गीता रजनी सीता कोई भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं हाय रजनी, हाय गीता, हाय महेश, हाउ आर यू। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो यूज किए गए हैं वो किसके लिए यूज किए गए हैं, हाय सिमी, है ना, या हाय अंकुर, या हेलो अंकल। भाई आप ये सभी क्या हैं, ये सभी वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं कब, किसी भी समय, लेकिन किसके लिए, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स यानी अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ। ये वर्ड्स भी आज के समय में चलन में हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। तो बेहतर कम्युनिकेशन आपका हो सके उसके लिए आपको इन वर्ड्स को प्रॉपर यानी जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आप मेरे साथ इन वर्ड्स को रिवीजन यानी रिवाइज करते चलें, इन वर्ड्स को अपने मुंह से बोलते चलें। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि अगर किसी ने एमए कर रखा है यानी पीजी की डिग्री उसने इंग्लिश लिटरेचर से ले रखी है तो भी उसको इंग्लिश में बातचीत करना हो सकता ना आ रहा हो। क्यों, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए। क्योंकि उसको नॉलेज तो बहुत है बट उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए हम प्रैक्टिस अगर करेंगे तो 100% इन चीजों को सीख सकेंगे। बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल नहीं है, मतलब कठिन नहीं है, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वर्ड यूज किया गया है ग्रैंडफादर।
अब लास्ट में हम फिर बता दें, ग्रैंडफादर के लिए हम ग्रैंडपा भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग में हमने बताया ही है कि आजकल इन चीजों को शॉर्ट में यूज करने के लिए मतलब चलन है, यानी ट्रेंड है। ठीक है। फादर के लिए हम डैड या डैडी यूज कर सकते हैं, तो आप वैसे यूज करेंगे गुड आफ्टरनून डैड या गुड मॉर्निंग डैड। ठीक है। तो इन चीजों को आप रिवाइज करते चलेंगे, यानी बार बार आप उन सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, मतलब बोल करके आप अपने कमरे में यानी अकेले भी इन चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआती दौर में अगर आपको समस्याएं हो रही, मतलब थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो रही है, आपको शर्म आ रही है, तो शर्म ना आए शर्माने की जरूरत नहीं है। जब आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तो यही चीजें आपके इम्प्रेशन में यानी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देंगी। इसलिए इन चीजों को जरूर आप रिवाइज करें। जैसे वर्ड दिया है मदर, तो मदर के लिए आज के समय में हम क्या यूज करते हैं, जनरली आप यूज करते ही हैं मॉम या मम्मी। ठीक है। तो ये आप जब भी अभिवादन करें, यानी जो आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग या नाइट का जो प्रोसेस हो, यानी जब आप बात करें, जो कि हमने पहले ही आपको स्लाइड में वर्ड्स बताए हैं, तो वहां पर मदर, फादर या ग्रैंडफादर यूज ना करके ग्रैंडपा, डैड, मॉम या मम्मी यूज कर सकते हैं। वैसे ही आंटी के लिए आंट या आंटी वर्ड यूज किया जा सकता है। अब ये चाचा, मामा, मौसा, इन सब के लिए यानी और भी वर्ड्स हैं जिनके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, केवल अंकल यूज कर सकते हैं। जैसे फूफा हो गए, चाचा हो गए, मामा हो गए, मौसा हो गए। तो इन सब के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में आपको हिंदी की तरह से अलग अलग वर्ड ना यूज करके केवल क्या यूज कर लेना है, अंकल यूज कर लेना है। और जैसा कि इसमें दिया हुआ कजिन, तो आपको जो चचेरे जो आपके भाई बहन हैं, तो उनके लिए क्या यूज कर सकते हैं, कजिन यूज कर सकते हैं। तो कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं यूज करना है। ठीक है। कजिन में वो सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, मतलब शामिल हो जाती हैं, तो आपको इसमें ब्रदर और सिस्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज आपने सीखा कि हम अंकल किन किन लोगों के लिए यूज करते हैं, कजिन का यूज किन किन लोगों के लिए करते हैं, और सर जो आपसे रिस्पेक्टेड यानी जिनको आप सम्मान देना चाह रहे हैं, उनमें आप क्या लगा सकते हैं, उनके लिए सर यूज कर सकते हैं। और ये किसके लिए हो गया, मैडम के लिए, यानी सर मैस्कुलिन हो गया और मैडम फेमिनिन हो गया। ठीक है। तो जिनको आप यानी ये कौन से शब्द हैं, आदर सूचक शब्द हो गए। अब अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप वर्ड क्या यूज करेंगे, सर, यानी जो पुरुष हैं, और महिलाओं के लिए जो आप जिनको आदर देना चाह रहे हैं, सम्मान देना चाह रहे हैं, तो इनको बताया गया कि ये आदर सूचक शब्द हो गए, सर और मैडम यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आप मतलब ये लगता है, जैसे बताया गया ना कि हिंदी में बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश क्या है, जैसे इंग्लिश में आपने किसी दूसरे के लिए जैसे यूज किया यू, तो यू का मतलब कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम इंग्लिश की अगर नॉलेज रखते हैं, तो ये वर्ड्स जो हैं, तो आप जैसे हिंदी में यूज करते हैं किसी को सम्मान देने के लिए, तो वैसे ही वर्ड्स इंग्लिश में भी यूज किए जाते हैं, बट आपको जानकारी नहीं थी। लेकिन इंग्लिश रुकी हुई नहीं, इंग्लिश बहुत ही अच्छी भाषा है। इसमें आप इन वर्ड्स को, अगर आपको जानकारी है इन वर्ड्स की, तो आप इनका यूज कर सकते हैं, और आपका कम्युनिकेशन जो स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें, ज्यादातर लोगों के साथ समस्या होती है उन महिलाओं के, जो कि जैसे बहुत सारे लोग हैं फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, तो उसमें उनको जब MISS यानी SS और MRS, इन दोनों में अंतर क्या है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों को आती है मिस कहाँ यूज करते हैं और MRS कहाँ पर यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि विवाहित और अविवाहित, तो ये किसके लिए यूज किया गया है, अविवाहित के लिए। और MRS किसके लिए यूज किया जाएगा, विवाहित के लिए। तो जो मैरिड हैं उनके लिए हम यूज करेंगे MRS, और जो अनमैरिड हैं उनके लिए, अविवाहित के लिए MISS, यानी मिस का यूज किसके लिए किया गया,
तो वो वर्ड यूज किया गया किसके लिए? अविवाहित के लिए। एमआरएस किसके लिए यूज किया गया? विवाहित के लिए। तो आपने सुना होगा श्रीमती, तो श्रीमती के लिए आपने क्या यूज किया? एमआरएस। ठीक है, ये चीजें फॉर्म भरने के समय आपको काम देंगी, इसलिए इनको अच्छे से वॉच करें। ठीक है, अब आज के लिए आपको हम कुछ वर्ड्स देंगे जो कि जनरली आपको कम्युनिकेट करने में इजी हो जाएगा। धीरे धीरे हम वर्ड्स को भी स्टार्ट करेंगे, इनकी आप प्रैक्टिस करके आएंगे, जिससे कि कल का जो कम्युनिकेशन यानी जो अगली क्लास होगी यानी हमारा जो डे 2 होगा, उस दिन यानी दूसरे दिन जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इनको फिर से रिवीजन कराया जाएगा और इन वर्ड्स को भी धीरे धीरे आप सीखना स्टार्ट करें। आप तो सोच रहे होंगे कि आज तो हाय हेलो ही हुई, यानी नमस्ते ही करना बताया गया और आपने सेंटेंस दे दिए। तो सेंटेंस ये दिए गए, केवल आप बोल बोल करके प्रैक्टिस करें, जो कि आपको हम हर एक जगह पर यूज होने वाले सेंटेंस सिखाएंगे, चाहे वो आपके घर में यानी आपकी दैनिक दिनचर्या जो है उससे संबंधित हो, या आपके ऑफिस से, या आपके स्कूल कॉलेज से, कहीं भी जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कॉमन वर्ड्स, वो सेंटेंस जो कि आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, जिनसे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो होगा वो फास्ट हो जाएगा और काफी इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे वर्ड दिया, मैं धड़ाम से गिर पड़ा। अभी आप जा रहे हैं, जैसे अभी केले का छिलका पड़ा है नीचे, तो आप जैसे स्लिप कर गए और ऐसे पलट गए यानी धड़ाम से गिर गए, तो हमने वर्ड क्या यूज किया? आई फेल विद अ थर्ड। तो आई फेल, फेल का मतलब गिरना, क्या फेल का मतलब क्या है? फेल, फॉल का मतलब जैसे गिरना हो गया, तो फेल किसके लिए यूज किया गया? गिरना। विद अ थर्ड, थर्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? धड़ाम से। तो आप वर्ड्स भी लिखते चलिएगा, वर्ड्स को आप अपडेट करते चलिएगा। आई फेल विद अ थर्ड यानी मैं धड़ाम से गिर पड़ा। तो आप हमारे साथ इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। मैं धड़ाम से गिर पड़ा यानी क्या यूज किया गया? आई फेल विद अ थर्ड यूज किया गया। अब अगला दिया है, मैं मटर छील रहा हूं। तो मटर छीलने की एक हमारी जो यानी जो प्रक्रिया होती है, जैसे आलू छीलना हो गया, तो उसको छीलने का प्रोसेस अलग हो गया, मटर छीलना अलग हो गया, केले का छिलका उतारेंगे तो अलग हो गया। छीलना सभी को कहते हैं, लेकिन सब में वर्ड्स बदल जाते हैं। तो क्या यूज किया गया? मैं मटर छील रहा हूं, आई एम सेलिंग। यहाँ पर क्या यूज किया गया? पीस का मतलब मटर होता है, यहाँ पर सेलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? छीलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छीलना। और पीस का मतलब क्या है? मटर। तो क्या छील रहे हैं? मैं मटर छील रहा हूं, आई एम सेलिंग पीस। और अगर आप, क्या दिया है? क्या तुम आलू छील रहे हो? तो यहाँ पर पीलिंग, छिलका उतारना, वहां पर क्या किया जा रहा है? छिलका उतारा जा रहा है। तो वहां पर छिलका उतार रहे हैं, मतलब पीलिंग यूज किया गया। इसका भी मतलब क्या है? छीलना है। छीलना या छिलका उतारना हो जाएगा। छिलका उतारना हो जाएगा। पोटैटोस, आपको पता ही है पोटैटो का मतलब क्या होता है? आलू होता है। ठीक है, तो आलू को क्या किया गया? इसका छिलका ऐसे उतारा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज किया गया? क्या तुम आलू छील रहे हो? आर यू पीलिंग पोटैटोस। तो आपने क्या यूज किया? आर यू पीलिंग पोटैटोस। क्या तुम आलू छील रहे हो? भैया अभी छीलना नहीं है ना, अभी आप समझ लीजिए। ठीक है, कृपया बाल्टी में कपड़े भिगो दो। अब भाई गर्मी का समय आ गया है, तो जैसे लोग क्या करते हैं, आज आपने कपड़े पहने और आज ही गंदे हो गए, तो आप भाई कपड़े, जैसे आप सुबह में अभी जल्दी निकल रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी है, या कपड़े आप धुलने जा रहे हैं तो आपको समय नहीं, तो आपने दूसरे से कहा कि भाई जरा हमारे कपड़े भिगो दीजिए। तो आप कैसे कहेंगे उसको? रूडली उसको बिहेव ना किया जाए, मतलब उसको भी अच्छा लगे कि आपके कपड़े भिगो रहा है, तो भाई उसके लिए हम कुछ वर्ड्स सम्मानजनक जरूर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्ड क्या यूज कर लिया? प्लीज। और जैसा कि आप देखते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह में, जैसे ड्राई का ऑप्शन होता है, शॉक का ऑप्शन होता है, तो इसका मतलब भिगोना हो गया। क्या हो गया इसका मतलब? भिगोना। द क्लॉथ्स यानी कपड़े, क्लॉथ्स का मतलब क्या है? कपड़े। इन द बकेट, बकेट का मतलब क्या है? बाल्टी में। कहाँ? बाल्टी में। ठीक है, प्लीज सॉक द क्लॉथ्स इन द बकेट। ठीक है, तो कपड़े कहाँ भिगोए जाएंगे?
बाल्टी में। ठीक है, प्लीज का मतलब क्या है? कृपया। कृपया कपड़े बाल्टी में भिगो दें, उसके लिए हमने क्या यूज किया? प्लीज सॉक द क्लॉथ्स इन द बकेट। अब वर्ड दिया है, जैसे आप अभी कहीं बाहर हैं, कोचिंग क्लास कर रहे हैं, या आप कॉलेज में हैं, या ऑफिस में हैं। अब आपकी वाइफ ने, या आपकी मम्मी ने, या आपके पापा ने, किसी ने आपको अगर कॉल की और पूछा कि भैया कितना टाइम लगेगा, अभी आप घर आए नहीं हैं, कितना समय लगेगा? तो आपने बताया, आपने उत्तर क्या दिया? बस घर पहुंचने में बस 2 मिनट लगेगा, है ना? बोलते नहीं, बस बस पापा 2 मिनट में, 2 मिनट पहुंच गए। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? घर पहुंचने में बस 2 मिनट लगेगा। क्या यूज किया गया? इट विल टेक, यह लेगा, क्या लेगा? जस्ट 2 मिनट्स। कितने? बस 2 मिनट। कितने? केवल 2 मिनट। कहाँ? टू रीच होम। टू रीच, क्या यूज किया गया? टू रीच होम। टू रीच होम। रीच का मतलब क्या है? रीच का मतलब है पहुंचना। पहुंचना होता है। ठीक है, तो जो वर्ड्स नहीं आएंगे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। इट विल टेक जस्ट, ये केवल कितना लेगा? बस 2 मिनट। कहाँ? टू रीच होम, घर पहुंचने में। यानी घर पहुंचने में केवल 2 मिनट लगेगा। घर पहुंचने में कितना लगेगा? 2 मिनट। 10 मिनट लगेगा तो हम बोल सकते हैं इट विल टेक जस्ट 10 मिनट्स टू रीच होम। ठीक है, टू की जगह 10 मिनट्स। 5 मिनट लगेंगे तो हम बोल सकते हैं 5 मिनट्स। यानी यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग समय को यानी दर्शाने के लिए जो मिनट घंटे जो भी हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम उन चीजों को भी बदल लेंगे, अपने हिसाब से परिवर्तन उनमें कर लेंगे। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको करके लाना है। फिर दिया तुम्हें पता ही है कि वो कैसा है। जैसे लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फिर बातचीत चल रही है, और किसी के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप जैसे स्टेटमेंट दिए, यानी आपने कहा कि अरे भाई आपको तो उसका नेचर पता ही है, कैसा उसका नेचर है। तो हमने यूज किया कि तुम्हें पता ही है कि वो कैसा है। यानी यू नो वेरी वेल, यानी तुम अच्छे से उसे जानते हो। हाउ ही इज। हाउ ही इज का मतलब क्या हुआ? वह कैसा है। है ना? कैसा है कौन? ही इज, यानी वह कैसा है, तुम्हें पता ही है कि वो कैसा है। यानी यू नो वेरी वेल, यानी तुम अच्छे से जानते हो कि उसका नेचर कैसा है, यानी उसका बिहेवियर कैसा है। तो हमने ये सीखा कि अगर किसी को बोलना हो कि तुम्हें पता ही है कि वो कैसा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यू नो वेरी वेल हाउ ही इज। इन वर्ड्स को आप बार बार बोल करके प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप थोड़ा बहुत चीजें इंप्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सेंटेंस को भी धीरे धीरे कैरी करेंगे, यानी कंटिन्यू किया जाएगा, और उसके साथ साथ हम जो आपका बेसिक है वो लेकर के जरूर चलेंगे। फिर दिया उसको समझाओ कि यह गलत है। जैसे अभी आपसे छोटे हो गए या बड़े हो गए, कोई कन्वर्स मतलब काम कर रहे हैं, और वो काम आपको पसंद नहीं है कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, और वो वहां पर सही ना हो कि उसको ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे करना चाहिए। तो हम क्या यूज करते हैं कि उसको समझाओ कि यह गलत है, या वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है। तो हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि मेक हिम अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समझना या समझाना होता है। तो क्या हो जाएगा? समझाना। दैट इट इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या है? गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। मेक हिम अंडरस्टैंड दैट इट इज रॉन्ग, यानी उसको समझाओ कि यह गलत है। फिर दिया जैसे अभी गर्मी हो रही है, और आपके यहाँ भैया जैसे लाइट कट गई, तो पावर सप्लाई कट हो गई। तो पावर कट होने पर, अब गर्मी का सीजन है तो गर्मी तो बहुत लग रही होगी। तो अब आपने सोचा कि भाई अब यहाँ तो हमारा क्या है, प्राण निकल रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है, कोई व्यवस्था है नहीं। तो आपने यूज किया कि भाई यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, यहाँ तो मैं मर रहा हूँ। या आप जैसे कि कहीं किसी ऐसी जगह हैं कि जहां पर आपका जीना हराम है, जीना मुश्किल है ना? तो आपने वर्ड यूज किया यहाँ तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। ठीक है, क्या दिया? यहाँ तो मैं
घुट घुट कर मर जाऊंगा। और ये जाऊंगा के साथ साथ जाऊंगी भी यूज करते हैं, ज्यादातर ये प्रॉब्लम जाऊंगी के साथ भी होती है ना। यहाँ तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी भाई। मेल और फीमेल दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो आई का यूज कॉमन है। आई सेल डाई, मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। इंच बाई इंच, घुट घुट कर क्या यूज किया गया, तिल तिल कर, घुट घुट कर, तिल तिल कर। बोलते नहीं कि अरे भाई यहाँ पर मतलब जीना मुश्किल है, तिल तिल कर प्राण निकल रहे हैं, मतलब घुट घुट कर मर रहे हैं, या घुट घुट कर मर जाऊंगा। तो क्या यूज किया गया, आई सेल डाई इंच बाय इंच। कहाँ, यहाँ। हेयर का मतलब क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा। जैसे कोई वाद विवाद हुआ और मामला जो आपका जो मुद्दा था वो, और उसमें क्या हुआ, उस मामले में और किसी ने हवा दे दी और मामला क्या हुआ, उलझ गया। तो दिया है अब मामला उलझ गया है, मतलब अब हमारे हाथ में जो मामले की जो बागडोर थी, वो जो पकड़ थी, अब वहां से बाहर हो गया, है ना। तो मामला क्या हुआ, अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब मामला जो बन रहा था, जो मुद्दा सुलझ रहा था, वो भैया क्या हुआ, उलझ गया। तो हमने वर्ड क्या यूज किया गया, नाउ द मैटर। मैटर का मतलब क्या है, मामला है, मुद्दा हो गया। हैज टैंगल्ड, टैंगल का मतलब क्या हो जाएगा, उलझना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उलझना। तो अब मामला उलझ गया है, अब के लिए क्या यूज करते हैं आप, नाउ। अब के लिए क्या यूज करते हैं, नाउ। वर्ड मीनिंग सबकी बताते चल रहे हैं। नाउ द मैटर हैज टैंगल्ड, टैंगल्ड का मतलब क्या, उलझना। अब मामला उलझ गया है। नेक्स्ट दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं यह घर बेच दूंगा। बहुत सारे गार्जियन देखिए अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए वो क्या कुछ ना कर जाएं, तो उसके लिए जैसे वो भाई कोई बच्चा बहुत पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है, उसकी आगे पढ़ने की हायर स्टडीज के लिए उसकी ख्वाहिश है कि वो सोचता है कि हम बहुत आगे तक जाएं, और उनके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, नहीं कुछ सपोर्ट हो पा रहा है, और कोई चारा नहीं है, या कोई अदर ही कोई कंडीशन ले लीजिए, अगर वहां पर सेंटेंस यूज किया जा रहा है कि भाई अगर जरूरत पड़ी, अगर काम किसी तरीके से नहीं बना, तो भैया मैं ये घर बेच दूंगा, है ना। तो क्या दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं यह घर बेच दूंगा। यानी इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता पड़ती, रिक्वायर्ड का मतलब क्या, रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता। अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या यूज किया गया, आई सेल सेल दिस हाउस। सेल का मतलब क्या है, बेचना। क्या है, बेचना। ठीक है, आई सेल सेल दिस हाउस, यानी यह, हाउस का मतलब क्या है, घर होता है, दिस का मतलब यह होता है। इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या कर देंगे, आई सेल सेल दिस हाउस, मैं इस घर को बेच दूंगा। तो भैया जो आज की क्लास थी वो यहीं पर कंप्लीट होती है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें और जो भी लोग बिल्कुल भी जिनको कुछ नहीं आ रहा है, जो स्टूडेंट्स हो गए, यानी कि ये क्लास ऐसी क्लास है जो लोग एज ए हाउस वाइफ घर पे भी जो रह रहे हैं, वो लोग भी इस क्लास को देख करके, इस क्लास के माध्यम से आज के समय में, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि एक तो कंप्यूटर नॉलेज और दूसरा इंग्लिश, ये चीजें आने वाले समय में डिमांड हैं। इस समय तो हैं ही हैं, आने वाले समय में इनका स्कोप और ज्यादा हो जाएगा। तो क्यों ना हम, यानी आगे की जो मुश्किलें हैं उनको देखते हुए अभी से सीखना क्यों ना स्टार्ट कर दें। तो उस क्लास को, यानी उस समय को देखते हुए इस क्लास को कंटिन्यू आप जरूर करें, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारी आप सभी से यही गुजारिश है कि जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को आप सभी और अधिक से अधिक बच्चों में, और अधिक से अधिक लोगों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि एक बेहतर माहौल बने और हमारा भी उत्साहवर्धन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ये मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप ऐसा, यानी जो सहयोग है वो हमेशा जैसे करते आए हैं वो आगे भी करेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।